आज हम जो पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन अभी हम रिवाइज करेंगे। 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आया, उसी से संविधान सभा का गठन किया गया था। तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसको किस तरह का बनाया जाएगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, इसीलिए संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। जो संविधान बनाया गया था उसको आंशिक रूप से यानी कुछ हिस्सा 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। तो आंशिक रूप से अगर पूछ दे एग्जाम में तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, यानी पूरा संविधान लागू हो गया। और जब संविधान लागू हो गया तो हम एक गणतंत्र हो गए, रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा शासन, और रिपब्लिक और मोनार्की में मैंने अंतर बताया था। रिपब्लिक जो होगा वहाँ राष्ट्र का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। लेकिन मोनार्की जो होगा वहाँ जो राष्ट्र का हेड होगा, राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो किसी वंश से आएगा, किसी राजा का लड़का होगा। तो ब्रिटेन में भले वो जो है डेमोक्रेसी वहाँ भी है, लेकिन जो राष्ट्र का हेड होता है वो राजा या रानी होती है, मोनार्की है वहाँ पे। तो ये मोनार्की और रिपब्लिक का अंतर हो गया। अब जो संविधान है तो उसको हमने 22 खंडों में करके अलग अलग रखा है, इसी को संविधान का 22 भाग कहा जाता है। तो हर एक भाग में कुछ स्पेशल बातों को डील किया गया है। उन स्पेशल बातों में भी कोई और छोटी जो बात है उसको आर्टिकल वाइज किया गया है। उन आर्टिकल के भी फिर सब आर्टिकल किए गए हैं। तो हमें सबसे पहले संविधान के पार्ट याद होने चाहिए, पार्ट के बाद फिर हमें आर्टिकल से याद होने चाहिए, खंड में किस खंड में क्या क्या बातें हैं, इसके बाद किस आर्टिकल में क्या बातें हैं, फिर उस आर्टिकल में और डिटेल में कौन सी बात कही गई है। तो हमने जो है पार्ट 3 पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स है, तो ये एकदम रटा होना चाहिए। पार्ट 3 के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे उसको प्रोसीड करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो पार्ट 4 है उसको हम DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जिसके हमने कल आर्टिकल्स को याद किया था कोड बना के। उसी पार्ट 4 में जो कि जस्टिसेबल नहीं है, मैंने आपसे रिपीट कराया था कि उसको लागू करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वो सिर्फ दिशा निर्देश है राष्ट्र के या स्टेट के लिए, नागरिक के लिए नहीं है, स्टेट के लिए जो राज्य चलाएगा कि वो किस तरह की पॉलिसी बनाएगा, किस तरह से चीज़ों को लेके चलेगा। तो ये राष्ट्र के लिए दिशा निर्देश हो गया। फिर बाद में ये महसूस किया गया कि जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए, उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट में तो अधिकार दे दिया गया लेकिन उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं था। तो ये जो जोड़ा गया, ये स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पे जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, और 42वें संवैधानिक संशोधन से इसको जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। शुरू में इसमें 10 बातें थी, 10 खंडों में ये बात रखी गई थी। बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन से एक और जोड़ा गया। तो ये जो जोड़ा गया तो इसको भी नॉन जस्टिसेबल बनाया गया, इसको भी कोर्ट में जाके लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको भाग 4 में भाग 4A करके जोड़ा गया। पार्ट 4 में इसको रखा गया क्योंकि इसको भी जस्टिसेबल नहीं बनाना था। तो पार्ट 4 में जो भी बातें वो जस्टिसेबल नहीं है, तो पार्ट 4 में पार्ट 4A जोड़ा गया, पार्ट 4 क जोड़ा गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था है। इसमें अन्य और कोई इंपॉर्टेंट नहीं बात है, इसमें यह है कि ये जो 11 ड्यूटीज हैं ये क्या क्या हैं। एग्जाम में आपसे करता क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज और जो DPSP है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इन दोनों में कंफ्यूज करता है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है। यही अंतर आपसे सामान्यतः पूछा जाता है। ठीक है, तो 2-3 बातें जो मैंने बताया। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है और उसकी संख्या वर्तमान में 11 है, शुरू में 10 था। को लिया कहाँ से गया ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पढ़ें तो ये याद रखिए कहाँ से लिया गया। तो इसको हमने रसिया से लिया है, USSR से, यानी हमने इसको रसिया के संविधान से लिया था। मौलिक कर्तव्य आपको मैंने बताया था कि वो आपको USA यानी अमेरिका से लिया गया था। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको हमने आयरलैंड से लिया था। ये तीनों बातें याद हैं। पार्ट 4A में सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51A और उसमें 11
बातें रखी गई हैं कि टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान से आप बधे रहिए, संविधान जो नियम बनाए उसको फॉलो करिए, उसको मानिए। एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल, और इसने जो भी आइडियल चुना है, जो भी प्रतीक चुना है जिसका रिस्पेक्ट करने को कर है, उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए। किसको किसको रिस्पेक्ट करिए? तो आइडियल हो गया, यानी आइडियल जो भी उसके हैं। नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसकी रक्षा करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए। और नेशनल एंथम, जो राष्ट्रगान है, उसकी रक्षा करिए। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की आपको रिस्पेक्ट करने को कहा गया है, पहला आपकी ड्यूटी है। तो उन आइडियल्स को, यानी उन विचारों को आप बढ़ावा दीजिए जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों ने फॉलो किया या जिससे वो प्रभावित थे। जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, तो उनके मन में कुछ तो विचार रहा होगा जिसके लिए वो लड़े। तो उन ऐसे विचारों को आप प्रोत्साहित करिए, उस विचारों का आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि डिसीजन लेने का पावर हमारे अंदर है, हमारे राष्ट्र के लिए कोई दूसरा आदमी डिसीजन नहीं लेगा। तो सोवरेनिटी मतलब कि हम अपने आप में सोवरेन है, अपने आप में स्वतंत्र हैं, कोई दूसरी अथॉरिटी हमारे ऊपर नहीं है, उसको सोवरेनिटी कहा जाता है। यूनिटी मतलब एकता, कि हम एज ए राष्ट्र यूनाइटेड हैं, पूरा देश अगर एक यूनिट की तरह हम काम करते हैं। और इंटीग्रिटी मतलब होता है कि जो हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हैं, आंतरिक मतभेद है, हम उसको आपस में सुलझाएंगे, ना कि किसी तीसरे को बुलाएंगे। जैसे एक परिवार है, तो परिवार के जो मैटर है वो परिवार का हिस्सा है। उसी तरह हमारा जो देश है, तो हमारे देश के इंटरनल जो मुद्दे हैं, आंतरिक जो विवाद है, वो हमारे देश का है, इसमें हम किसी तीसरे के पास नहीं जाएंगे। जैसे आर्मी है, तो आर्मी की इंटीग्रिटी है कि आर्मी के अंदर जो भी डिफरेंसेज है वो अपने आप सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन बाहर वालों के लिए इकट्ठा खड़ा होंगे, अकेले एक साथ खड़ा होंगे। तो इस वर्ड को इंटीग्रिटी कहा जाता है। अखंडता वर्ड आता है, यूनिटी मतलब हुआ क्या? एकता, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, यानी हमारे अंदर मतभेद नहीं है, हम एज एक यूनिट खड़े हैं। ठीक है, अपने राष्ट्र की हम रक्षा करेंगे जब भी ऐसे जरूरत पड़ेगी, और जब भी हमें देश की रक्षा करने के लिए कहा जाएगा, हम आगे आकर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कह रहा है कि टू प्रमोट हार्मोनी, हार्मोनी मतलब होता है कि मतलब सौहार्द, हिंदी वर्ड है। सौहार्द मतलब कि आपस में मिलजुल के रहने की भावना। तो टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी जो आपसी मतभेद हैं उसको दूर करके कॉमन ब्रदरहुड, यानी ब्रदर सिस्टर या जो संबंध हैं वो पोलाइट संबंध हो, उसको प्रमोट करिए। ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया, सारे लोगों में, देश के सभी नागरिकों में, ट्रांसेंडिंग यानी इन सब चीजों से ऊपर उठ के। किन किन से? ट्रांसेंडिंग मतलब किसी चीज से ऊपर हटके, उससे हटके। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, यानी जो धार्मिक हमारे मतभेद हैं उससे अलग हटके। लिंग्विस्टिक, जो भाषाई मतभेद है उससे अलग हटके। जो क्षेत्रीय मतभेद है उनसे ऊपर हटके। और सेक्शनल डाइवर्सिटी, कोई रिच हो सकता है, कोई पुअर हो सकता है, तो इन सभी डाइवर्सिटी से ऊपर उठकर हमें स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी भ्रातृत्व की भावना को विकास करना है, सबके लिए रिस्पेक्ट रखना है, सबके लिए आदर रखना है। इन सारे मतभेदों से ऊपर हटके हमें सोचना है, ऊपर उठ के सोचना है। इस दूसरा पॉइंट इसी में है कि रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, वो सभी जो परंपराएं या कुरीतियां हैं जो महिलाओं के खिलाफ जो हैं, उनको हम रिनाउंस करेंगे, उनको हम त्यागेंगे या उनका हम विरोध करेंगे। पहले शादी जो होती थी 12 साल की उम्र में हो जाती, तो वो महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं देगी, जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी। तो इन सबों को हम रोकेंगे। जैसे सती प्रथा की मैंने एक बार चर्चा किया, तो सती प्रथा जैसी जो कुरीति है उसका विरोध करेंगे। कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट मतलब होता है कि जो गंगा जमुनी तहजीब मैं कहता हूँ, तो जो समन्वयवादी संस्कृति है, तो जो हमारी जैसे हिंदू मुस्लिम या अन्य जो रिलीजन्स की जो डाइवर्सिटी है, तो उसमें भी हम लोग साथ साथ रहते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में एक मंदिर का दीवार गिर गया, तो जो बगल में मुस्लिम था वो बचाने आया, या हमारे घर में अगर कल आग लग जाए तो हमारे बगल में मुस्लिम है तो मुस्लिम बचाने आएगा। जैसे मैंने अपनी आपकी स्टोरी बताई है कि हम लोग जो दादा के पिताजी थे, तो गाँव में प्लेग फैला, 1921 की जो जनगणना है वो उसमें निगेटिव विकास हुआ है। तो जब प्लेग फैला गाँव में तो सारे लोग मरने लगे। तो जो हमारा पड़ोसी था, दादा के पिताजी को लेके गया तो वो बच गए, फिर बाद में उनकी शादी विवाह किया तो सारे लोग मर गए लेकिन वो बच गए। तो जो हमारा पड़ोसी होगा सबसे पहले हेल्प करने वही आएगा। तो हम उस कंपोजिट कल्चर को बचाए रखें, उसको वैल्यू करें, उसका आदर करें, जो कि हमारा हेरिटेज है, हमारे परंपराओं से चला आ रहा है, ना कि हम डिफरेंसेस को बढ़ावा दें। कहने का मतलब कि हम समन्वय को बढ़ावा दें, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दें, न कि कमियों को, क्योंकि कमियां होंगी, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। पहले रिवाइज करते हैं। चलिए, हम लोगों ने 6 बातें पढ़ी। पहला हमने ये पढ़ा कि जो संविधान के आइडियल्स हैं हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे, जिसमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम शामिल हैं। दूसरा पॉइंट है
कि हम जो है नोवेल आइडिया, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो उनके विचार थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों ने फॉलो किया, उसको चेरिश करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे। तीसरा था कि जो हम अपना देश है उसकी सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करेंगे। चौथा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी हमें देश की रक्षा करने के लिए, हम देश की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे और इसकी रक्षा के लिए लड़ेंगे या इसकी सहायता के लिए खड़े रहेंगे। पांचवा हमने पढ़ा कि हम जो है हार्मोनी को बढ़ावा देंगे, कॉमन ब्रदरहुड को बढ़ावा देंगे, क्षेत्रीयता, धार्मिकता और इन सब चीजों से ऊपर उठ के सोचेंगे, ब्रदरहुड यानी भातृत्व की भावना का विकास करेंगे। और छठवां हम लोगों ने पढ़ रहा था कि जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर है, उसको हम बनाए रखेंगे, उसको हम आदर देंगे। कि जो हमारा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनके प्रति हम कंपैशन रखेंगे। मतलब इस कंपैशन मतलब किसी के प्रति अच्छी फीलिंग रखना, अच्छे सोच रखना, ये कह सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा। तो हम जो हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति अच्छी सोच रखेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो हम जो है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देंगे और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हम किसी चीज के गर्त में जाएंगे, उसको ढूंढेंगे कैसा है तो क्यों है, और उसमें चेंजेस चाहिए तो क्यों करें। जैसे एक किताब है, काफी पूछा जाता है, ज्योतिबा फुले की एक बुक है गुलामगिरी। हाँ, तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने 100 साल पहले लिखा, 1848 में। तो उसमें जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स है, जो अंधविश्वास है, उसके विरोध में उन्होंने लिखा है। वो किताबें पूछी जाती हैं, हालांकि पढ़ता नहीं है ना समाज उसको पढ़ने देता है, क्योंकि हमारी समाज जो है एक स्ट्रक्चर में है, उसके पीछे जो है इकोनॉमिक मोटिव है कि हम जो धन है, संपदा है, उसको अपने फेवर में कर सकें। तो इसलिए वो किताब इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दीजिए। तो जो अंधविश्वास हैं, जो आपके समाज में फैली कुरीतियां हैं, उनसे ऊपर उठ के सोचें। जैसे अभी कोई बागेश्वर बाबा भी हैं, तो वो जो है कि फ्यूचर बता देते हैं। अगर ऐसी चीजें हैं तो ये अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का मतलब कि मानवतावाद को बढ़ावा दें, सबका ज्यादा से ज्यादा विकास की तरफ या ज्यादा से ज्यादा कल्याण की तरफ कार्य करें, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दें, अंधविश्वास को रोकें। हालांकि वर्तमान में हमारी गवर्नमेंट भी कुछ न कहीं उसमें कोऑपरेट कर रही है अंधविश्वास को बढ़ाने में। एब्जॉर्ब मतलब छोड़ना। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हम रक्षा करेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रेलवे, रोड हो गया, बाहर में मतलब चलो कहीं फूल लगाई है गवर्नमेंट, उसको अपने मार के लात से तोड़ दिया, तो इसको नहीं करना है। ठीक है, उसकी रक्षा करना है और वायलेंस, लड़ाई झगड़े से दूर रखना है, क्योंकि आप भी नेशन की प्रॉपर्टी हैं, आप इस देश के प्रॉपर्टी हैं, आप ही से ये नेशन है और नेशन आप ही के बलबूते आगे बढ़ रहा है। तो अपने को भी लड़ाई झगड़े से दूर रखना है। कह रहा है कि आप अपने क्षेत्र में इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तिगत तौर से अगर बढ़िया करेंगे, सामाजिक रूप से बढ़िया करेंगे, तो नेशन अपने आप बढ़िया करेगा, क्योंकि नेशन बना आपसे है। टू स्ट्राइव यानी कोशिश करिए टुवर्ड्स एक्सीलेंस, अच्छे की तरह, एक्सीलेंट की तरफ बढ़ने का। इन ऑल स्फीयर, जिस फील्ड में भी आप काम करें उसमें एक्सीलेंट दीजिए। ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर से, एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, और सामूहिक रूप से भी, ग्रुप में भी, सो दैट द नेशन इज कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर। तो आप जब आगे बढ़ेंगे, कलेक्टिव रूप से समाज जब आगे बढ़ेगा, तो नेशन अपने आप आगे बढ़ेगा। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अच्छे अचीवमेंट के लिए प्रयास करते रहिए। तो ये जो ड्यूटी जोड़ा गया था, मैंने पहले ही बताया कि शुरू में 10 था, बाद में एक और जोड़ा गया। तो ये जो लास्ट वाला है, ये 86वें संवैधानिक संशोधन से 2002 में जोड़ा गया था। तो 86वां संवैधानिक संशोधन क्या था? तो वो राइट टू एजुकेशन था, यानी शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार का जो अनुच्छेद है वो 2002 में लागू किया गया था। उसी के तहत जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। तो जो 86वां संवैधानिक संशोधन है उसने 3 परिवर्तन किए थे। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जो 3-4 पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे संविधान का ये आधार है। तो मैंने आपको पार्ट 3 पढ़ाया, पार्ट 4 पढ़ाया और पार्ट 4A पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो 86वां संवैधानिक संशोधन है, इसने तीनों में परिवर्तन किया था। पार्ट 3 में जो आर्टिकल 21 है, जिसको राइट टू लाइफ कहते हैं, यानी जीवन का अधिकार, उसी राइट टू लाइफ को डिग्निफाइड लाइफ यानी रिस्पेक्टफुल लाइफ बनाने के लिए 21 में ही आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसको राइट टू एजुकेशन कहते हैं। यानी 21 अनुच्छेद में 21A जोड़ के शिक्षा का अधिकार दिया गया, मूलभूत अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया। जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें मैंने आपको बताया आर्टिकल 45 के बारे में, 0 से 6 साल के बच्चों का केयर,
तो उसको जो जोड़ा गया था इसी 86वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा नहीं गया, मॉडिफाई किया गया था। उसमें 14 साल तक के लिए पहले था, लेकिन उसको 0 से 6 कर दिया गया। तो डीपीएसपी में एक खंड जोड़ा गया। और जो तीसरा बात है, जो पार्ट 4A है, इसमें ये एक बात जोड़ी गई थी कि जो भी वार्ड है, यानी जो भी गार्जियन है या जो जिसके बच्चे हैं उसको स्कूल भेजेगा 6 से 14 साल तक, उसको किसी और काम में नहीं लगाएगा, उसको पढ़ने का मौका देगा, सीखने का मौका देगा, ताकि वो बच्चा आगे का जीवन बेहतर जी सके। तो ये हमारे 11 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है।